नमस्कार दोस्तों, इस लाइव में आपका स्वागत है। एक नए लाइव में उज्जवल जी नमस्कार। नमस्कार। और जी, आज आप बहुत बढ़िया लग रहे हैं। रेड टी-शर्ट है, बैकग्राउंड भी आपका बड़ा आउटडोर वाला है, जी, सुंदर लग रहा है। मैं मुंबई में नहीं हूँ, जी, बरेली में हूँ, अपने होम टाउन में हूँ और हाँ, इस समय छत पर अच्छा, बैठा हूँ। हल्की सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो अच्छा लग रहा है। मतलब ओह! सर्दी प्रॉपर नहीं आई है, लेकिन हाँ, एक शुरुआत हो चुकी हाँ, है हाँ, सर्दी की। हाँ, हाँ। लेकिन मुंबई का मौसम तो अभी वैसे ही है, उमस बनी जी, हुई है, धूप भी है, हाँ, ठंड लगने लगती है थोड़ी-सी, फिर एक आध फुहार भी पड़ जाएगी, तो जी, अनसर्टेनिटी बनी हुई है बिल्कुल, हाँ। जी, तो कल का दिन तो क्रिकेट के नाम रहा सबके, और बिल्कुल, काफ़ी हद तक हमारा भी रहा, हम भी क्रिकेट देखते रहे, हाँ, फ़ॉलो करते रहे। जी, और इंडिया की लड़कियों ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता है, और सब लोग बहुत खुश हुए और बहुत मज़ा आया देखकर। जी हाँ, मैं भी तो ये तो आमतौर एक पर अच्छी क्रिकेट नहीं खबर देखता है। हूँ, लेकिन मैं भी क्रिकेट हाँ, देख रहा था कल और बहुत बहुत उम्दा प्रदर्शन था, बहुत अच्छा मैच हुँ। रहा और मुझे लगता है कि कल एक तरह से लोगों ने एक बार फिर से दिवाली मना ली। दिवाली के 12 दिन बाद फिर से हाँ, दिवाली मनाई हाँ। गई। हाँ, कल एकादशी कई जगहों पर थी ना, आखिरी दिन होता है जी, तुलसी पूजन, जी, कहीं परसों हुआ, कहीं जी, कल हुआ, तो वो जी, एक दिवाली फिर से मन गई। और मुझे लगता है जी, ऐसे ये जो है इंडियन क्रिकेट जो है महिलाओं का खास तौर पे उसके हुँ, लिए एक ये टर्निंग पॉइंट साबित हो गया। जैसे 1983 डेफ़िनिटली। में हमने जब वर्ल्ड कप जीता था, कपिल देव कप्तान हाँ, थे, हाँ, तो यहाँ से एक अच्छी नई शुरुआत होना चाहिए। चलिए, अच्छी जी, खबर है, बहुत बढ़िया। कल का दिन डिफरेंट था, तो हमने सोचा आज फिर अपने पुराने ट्रैक पे लौटते हैं और फ़िल्मों जी, की बात करते हैं। जी, तो जी, आज जब मैं खबरें देख रहा था, तो द ताज स्टोरी तो चर्चा में है ही। ताज जी, स्टोरी के जो लीड एक्टर हैं परेश रावल, अपने कंधों पर उन्होंने पूरी तरह से फ़िल्म उठाई है और जी, बहुत शानदार एक्टर हैं। उनका हुँ, एक बयान आया है और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा है कि भई अ, नेशनल अवार्ड्स में भी लॉबिंग होती है। हमने पिछले दिनों अवार्ड्स को लेकर काफ़ी बातचीत की, जब फ़िल्म फेयर वाला मामला हुआ था। जी, तो फ़िल्म फेयर जिस तरह से बँटे हैं, और नेशनल हाँ, अवार्ड्स पे भी देखिए समय-समय पर बातें तो होती हैं। सबकी हाँ, नज़र रहती है कि भाई जो नेशनल अवार्ड दिए जा रहे हैं, क्या वाक़ई वो डिज़र्विंग कैंडिडेट को है। मगर परेश रावल जैसे बड़े एक्टर का कहना कि भाई लॉबिंग तो होती है। उन्होंने कहा कि हालाँकि मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि उसी हुँ, हिसाब से अवार्ड दिए जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हुँ, जैसे ऑस्कर में लॉबिंग होती है, हर जी, व्यक्ति, हर फ़िल्म जो मेकर होता है, आर्टिस्ट होता है, वो चाहता है कि उसको अवार्ड मिले। तो लॉबिंग जो होती है बोले वो चलती है यहाँ भी। तो बोले अवार्ड्स का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ, लॉबिंग ज़रूर होती है। तो और देखिए ये भी है कि भई हाँ, क्या लग देखिए जी, रहा है आपको मतलब? इस खबर को जी, मैं दूसरी तरह से देख रहा हूँ, मैं दूसरी तरह से देख रहा हूँ। अच्छा। हाँ, देखिए, हाँ। ये जो कह रहे हैं वो परेश रावल हैं। परेश हुँ, हुँ, रावल ने हुँ। हाल ही में द ताज स्टोरी जैसी फ़िल्म की है और परेश रावल जी, के सत्ताधारी दल से कैसे संबंध हैं, सब जानते हैं। किस तरह से वो राइट बिल्कुल। विंग के सपोर्टर हैं, सब जानते हैं और पिछले 10 हुँ, साल हुँ। से हमारे देश में कौन-सी सरकार है, ये भी सब जानते हैं। ऐसे में परेश रावल का बिल्कुल। ये कहना, एक बार को ये बात हुँ, हुँ, अनुभव हुँ, सिन्हा हुँ। ने कही होती या किसी और ने कही होती, तो मैं शायद इस चीज़ को उतना नहीं समझता। लेकिन सत्ताधारी दल के नज़दीक रहने वाले एक ऐसे एक्टर जो साफ-साफ ये कह रहे हैं कि हाँ, लॉबिंग होती है, यानी जब उन्होंने इतना एक्सेप्ट कर लिया कि लॉबिंग होती है, इसका मतलब है कि उससे हुँ। आगे की चीज़ें भी होती होंगी। और वो कोई इस साल का ज़िक्र नहीं कर रहे हैं, वो ज़िक्र कर हुँ, रहे हैं ओवरऑल। तो ये अपने आप में एक बहुत ओवरऑल। आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है एक इस तरह का स्टेटमेंट, खासकर जब वो परेश रावल जैसे एक्टर की तरफ से आ रहा है। बिल्कुल। और देखिए लॉबिंग की बात है, तो लॉबिंग और उसके नतीजे तो हमको देखने मिलते हैं। जैसे इसी की बात कर लें, जैसे इन्होंने नेशनल अवार्ड की बात की, जो फ़िल्में इंडिया की तरफ से ऑस्कर में भेजी जाती हैं, और इधर तो हमने लगातार देखा, और ख़ास तौर पे पिछले साल तो बहुत सारी बातें हुई। जब अगर लापता लेडीज़ के प्रोड्यूसर आमिर खान नहीं होते, उनकी पत्नी अगर डायरेक्टर नहीं होती, तो जिस फ़िल्म पर जी, बाकायदा मतलब दूसरी फ़िल्म को चुरा कर, कहानी चुरा कर बनने के आरोप लगे, वो फ़िल्म ऑस्कर में गई थी। तो बात डेफिनिटली। सिर्फ लॉबिंग जितनी नहीं है, कहीं न कहीं आगे की भी है। हालाँकि परेश जी कह रहे हैं कि भई मैं यहाँ इन अवार्ड्स के बारे में उतना यहाँ पर शायद नहीं होता है, जितना बाकी में होता है। उन्होंने कहा कि बाकी के अवार्ड की तो बात करो या ना करो, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नेशनल अवार्ड्स तो नेशनल अवार्ड है। तो बात सही है, अगर नेशनल अवार्ड्स में लॉबिंग होती है, कहीं न कहीं प्रभावित करने की कोशिश होती है, तो जिन पॉपुलर अवार्ड्स की हम बात करते हैं कि जिसमें एक फ्लॉप फ़िल्म की एक्ट्रेस को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दे दिया जाता है। जिस एक्टर की फ़िल्म 72 घंटे थिएटर में नहीं चली, वो बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेके चला जाता है, और फिर कभी उसको ट्विटर पे कोई कहता है कि भाई आप तो
अवार्ड खरीदते हैं या पीआर और मार्केटिंग के दम पे आप रिलेवेंट बने रहते हैं, तो बहुत तीखे ढंग से रिएक्ट करता है। जबकि वो नेशनल अवार्ड नहीं है, वो प्राइवेट है। और परेश तो कह रहे हैं कि भाई उनकी तो बात ही मत करो कि क्या है वो, मतलब तो बात सही, जब क्या है जो अवार्ड उनके लिए इतनी सारी बातें हो जाती है, तो नेशनल अवार्ड में भी अगर ये इस तरह की चीज होती होगी तो कोई बहुत ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है। डेफिनेटली देखिए, मतलब मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि हम्म। एक तो हमने प्राइवेट एंटिटी वाले जितने अवार्ड्स अपने देश में देख लिए हैं, वहां तो सारा मार्केटिंग का धंधा होता ही है, वो तो एक पूरी तरीके से बिल्कुल। व्यापार बना ही हुआ है। हम्म। नेशनल अवार्ड भी इससे अछूते नहीं है, और खुद परेश रावल कह रहे हैं जो इंडस्ट्री से मैं समझता हूँ लगभग 4 दशकों से जुड़े हुए हैं, जो इंडस्ट्री से, बिल्कुल। और जो इस समय पॉलिटिकली भी बड़े एक्टिव हैं, और उस एक्टर का मीडिया के सामने ये कहना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हम लोगों को हैरत होती है कि यार ये अवार्ड इन्हें कैसे मिल गया, इन्हें कैसे मिल गया, तो उस हैरत के पीछे का बैकग्राउंड क्या होता होगा, जिस वजह से हमें ऐसे मन में सवाल आते हैं। तो वो खुद बोल गए हैं आज परेश रावल। और देखिए नेशनल अवार्ड्स में हमने पिछले 1.5-2 दशक में कुछ एक खास तरह का परिवर्तन भी देखा है। जब से इंडिया की ग्लोबल पहचान के लिए बॉलीवुड को एस्टेब्लिश करे जाने की शुरुआत हुई है, उससे पहले के नेशनल अवार्ड्स की लिस्ट और उसके बाद के। आप देखिए पहले जो है साउथ की फ़िल्मों को या दूसरी रीजनल फ़िल्मों को उनका एक बड़ा हिस्सा हुआ करता था कि वो अवार्ड्स उनको मिलते थे और समझ में आती थी बातें। और हिंदी में भी एक पैरेलल सिनेमा था या एक ऐसे मेकर्स थे जो उस रेस में होते थे। लेकिन जब से बॉलीवुड को ग्लोबल लेवल पर एक ब्रांड की तरह एस्टेब्लिश करने की कोशिशें हुई हैं, थोड़ा-सा ग्लोबल टाइप का सिनेमा बनाना चाहा है, तब से हमने इधर भी बदलाव देखे कि ऐसी फ़िल्में या ऐसे पॉपुलर स्टार्स जिनकी चाहे एक्टिंग स्किल पे सवाल उठाइए या फ़िल्म की कहानी या उसके कंटेंट पे उठाई, ऐसी फ़िल्मों को भी अवार्ड्स मिलने लगे हैं। और इधर पिछले कुछ सालों में तो बॉलीवुड का अच्छा खासा मतलब उसमें एक कहना चाहिए कि रिप्रेजेंटेशन रहता है। और रीजनल अवार्ड्स वाले अब शिकायत करने लगे हैं कि यार हमारी फ़िल्में तो पीछे धकेल दी जाती हैं। और वही हम ऑस्कर की उसमें भी देखते हैं एंट्री जो होती है, चेंज आया है। देखिए, अभी चेंज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो चेंज हाँ। तो इतना आया है कि लोग हमारे इस देश में लापता लेडीज को जब 13 अवार्ड मिलते हैं, जब जिगरा को अवार्ड हुँ, मिलता है, जब हमारे देश के सो कॉल्ड मोस्ट पॉपुलर मोस्ट लव्ड स्टार शाहरुख खान को हुँ। 4 साल घर बैठना पड़ता है, और सो कॉल्ड जिनके लिए एक दीवानापन है, सलमान खान जिनका नाम है, उनकी 7 साल से कोई हिट फिल्म नहीं आती है, भले वो ईद पर अपने घर की बालकनी में हाथ हिलाते रहें। तो ये किस तरीके से चल रहा है इंडस्ट्री, और किस तरीके से चीजें चल रही हैं, वो तो हमको सब समझ में आ ही रहा है। ये कितनी चीजें हैं जो सिर्फ बनाकर चलाई जा रही हैं, लेकिन अंदर से उनकी हवा पूरी तरीके से निकली हुई है। सही बात है, बिल्कुल सही। और परेश रावल इस इंटरव्यू की बात तो है ही। द ताज स्टोरी जो उनकी फ्राइडे को रिलीज हुई थी, वो लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। मैंने कल देखी भी वो फ़िल्म और मैं देख रहा था बस सरप्राइज़िंगली मतलब कि फ़िल्म की ओपनिंग भले ही बहुत अच्छी नहीं थी। मतलब 3 दिन हुए हैं फ्राइडे, सैटरडे, संडे और तीनों दिनों में फ़िल्म ने ग्रो किया है। पह जो मैं बॉक्स ऑफिस इंडिया पे इनके फ़िल्म के कलेक्शन देख रहा था, तो पहले दिन फ़िल्म का करोड़ ओपनिंग डे पर 1 करोड़ था, पहले दिन फ्राइडे को। दूसरे दिन वो सवा 2 करोड़ हो गया। तीसरे दिन संडे को वो फिर 3 करोड़। तो इस फ़िल्म को हालाँकि बहुत पॉज़िटिव रिव्यू नहीं मिले हैं, ऐसा नहीं है कि इस फ़िल्म को रिव्यूज़ का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन इस फ़िल्म के ऑडियंस बढ़ रहे हैं। अब आज मंडे है, तो देखेंगे कि ये कैसा जाता है आज का दिन और जैसा कि होता है कि मंडे जो होता है एक रियल टेस्ट होता है किसी भी फ़िल्म का, तो ये है। तो मैंने देखी है और ठीक है उसके लिए उसका रिव्यू भी मैंने किया और मैं कहूँगा जो बात हमने की थी, कि जो जी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला जो कंटेंट होता है हाँ। लगभग उसी तरह या वही कह भी सकते हैं। कुछ हम्म। किताबों के नाम ज़रूर डाले गए हैं, कुछ नए रेफरेंसेस जोड़े गए हैं उसमें, लेकिन पूरी सिनेमैटिक लिबर्टी लेते हुए इस फ़िल्म को बनाया गया है और ठीक है, परेश का काम अच्छा है। पर ताज स्टोरी जो है अभी वही देखना है कि धीरे-धीरे क्या किस तरह से ग्रो करेगी या मंडे से इसके नतीजे कुछ और होंगे। आप मैं वहाँ पर चाहूंगा हैं, रवींद्र आपको जी कि क्या आप जी, एक संक्षिप्त में अगर रिव्यू बताएं, क्योंकि मेरी देखने की इच्छा है, मैं फिल्म देखूंगा ये जी। जरूर, मुझे शायद 2-4 दिन और जाएंगे तो उस 2-4 दिन के बाद देख पाऊंगा। लेकिन मैं आपसे जानना ओके, चाह रहा हूं ओके, कि अगर हाँ। आप बहुत संक्षिप्त में बताएं, इस फिल्म का रिव्यू आप करें, क्योंकि देखिए ये इस फिल्म का जी, कलेक्शन बढ़ रहा है या लोग देखने जा रहे हैं, वो तो हमें तभी पता लग गया था जब हमने इसका ट्रेलर देखा था कि भाई ये फिल्म जो ठीक है है। टिपिकल व्हाट्सएप फॉरवर्ड कंटेंट है, जो धीरे धीरे बढ़ता है, जिस पर
जिस पर चर्चा होती होगी। हमारे देश में जरूरी कामों पर अक्सर चर्चा नहीं होती, बेरोजगारी पे, जनसंख्या पे, इतना बिल्कुल, प्रदूषण हो रहा है उस पर चर्चा नहीं होती। लेकिन हाँ, ये हमारे देश की जनता के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हम कहाँ से खोद के क्या निकालें और किसका नाम बदल के हम हाँ, क्या करें, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ज्यादातर लोगों को कि ऐसा करने से हमारा जीवन बदल जाएगा। खैर, वो एक लंबी चर्चा का बिल्कुल। विषय है, लेकिन यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक जी, संक्षिप्त में अगर आप रिव्यू करें, ये फिल्म क्या है, क्या बताती है, और क्या आप इस फिल्म को देखकर जब आप निकले थिएटर से बाहर तो जी। आपको क्या मिला उसमें? देखिए, आपने कहा अगर इस फ़िल्म की एक थीम लाइन हम पकड़ लें, तो ये फ़िल्म कहती है कि ताजमहल का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। इतिहास की किताबों में लिखा है, सब मानते हैं जो भी एक चीज़ है कि भई शाहजहाँ ने ताजमहल अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। वो अपनी बेगम को बहुत मोहब्बत करता था उससे और मरते हुए उसकी रानी ने उससे ये कहा था कि भई मेरी याद में तुम एक बहुत खूबसूरत ऐसा मकबरा बनवाना जिसकी कोई मिसाल जो है दुनिया में ना मिलती हो। तो किताबों में यही दर्ज है कि भाई शाहजहाँ ने उसकी याद में ये मकबरा बनाया और बहुत खूबसूरत है, लोगों ने देखा, दुनिया देखती है। हर साल लाखों लोग जो है इसको देश से विदेश से देखने आते हैं और देखकर जो है अ, उसको आश्चर्य से भर जाते हैं कि इतनी खूबसूरत भी कोई चीज़ हो सकती है। तो लेकिन ये फ़िल्म उसकी उसके ऊपर सवाल उठाती है। ये शाहजहाँ पर सवाल उठाती कि शाहजहाँ ने बनवाया। ये फ़िल्म कहती कि ये तो पहले से बना हुआ था। मतलब मज़ेदार चीज़ इसमें ये है, 2 चीज़ों को लेके चलती है। मतलब एक चीज़ जिसको बहुत स्ट्रॉन्गली जिसको बार-बार परेश रावल इस फ़िल्म में वो विष्णुदास नाम के एक गाइड बने हैं। ताजमहल परिसर में जो गाइड होते हैं और पर्यटकों को दिखाते हैं और कहानियाँ सुनाते हैं। तो फ़िल्म बताती है कि भई 3 पीढ़ियों से उनका यही काम चल रहा है, उसी से घर-परिवार गुज़र-बसर होती है। लेकिन फिर वहाँ जो ये गाइड्स होते हैं उनका भी एसोसिएशन होता है। तो उस एसोसिएशन के चुनाव में इनको इनके साथी खड़ा करते हैं। अब क्योंकि ये मुगल काल का मामला है और हिंदू-मुस्लिम भी थोड़ा-सा आता है कि उस एसोसिएशन पर मुस्लिमों का थोड़ा-सा आधिपत्य है या उनका पावर वहाँ थोड़ा ज़्यादा है। तो ये वहाँ खड़े होते हैं और फिर उसके चुनाव में खड़े होने के बाद फिर ये अपने कुछ साथियों के साथ शाम को छत पर कुछ बॉटल-वॉटल खोल के अपना बातें चल रही होती, तब अचानक इनके अंदर एक जागता है कि भाई कब तक हम इस बात को दबाए बैठे रहेंगे, अपने हाँ। मन ही मन सोचते रहेंगे कि ताजमहल जो रियल है, वो हम्म। तेजो महालय है, वो ताजमहल नहीं है। इसकी जी। हम कब बात करेंगे? हमें क्यों नहीं इसका डीएनए टेस्ट कराना चाहिए? तो ये चीज़ें वो बोलना शुरू करते हैं और ये पता नहीं चलता उस सीन में कि किसने उनको रिकॉर्ड कर लिया है मोबाइल में और फिर अगले दिन उनका वीडियो जो है सब तरफ सर्कुलेट हो जाता है। इसमें मामला ये होता है कि फ़िल्म आपको उस तरफ ले जाती है कि परेश रावल के पिता क्योंकि 3 पीढ़ियों से ये एक ही काम कर रहे हैं, तो परेश हाँ। रावल के पिता जो हैं वो भी गाइड थे और ये बताती कि फ़िल्म उन्होंने आत्महत्या कर ली थी फांसी लगा के। तो ये थोड़ा-सा रहस्य का बिंदु है। और ये वही बात है कि कुछ फ्लैशबैक या ब फ्लैशेज़ आते हैं जिसमें कुछ लोग ताजमहल के अंदर हैं, सरकारी अधिकारी वगैरह अंदर जो जो 22 कमरों की बात होती ताजमहल के नीचे जो है। तो वहाँ पर कुछ काम-वाम चल रहा है थोड़ा-सा रिस्टोर करने जैसा चीज़ों को या सीमेंट गारे, रेती का काम चल रहा है और फिर एक दीवार में कुछ ईंटें जो है एक अफ़सर मज़दूरों से कहता है कि भाई ये सब ढीली हो गई ईंटें इनको निकाल देना और इसको पैक कर देना ठीक से। और फिर वो उस खिड़की से अंदर झाँकता है तो उसे कुछ दिखाई देता है। अब वो क्या हम्म। दिखता है ये नहीं पता। तो वो अपने सीनियर अफ़सर को बुलाता है और वो भी देख के हैरान रह जाता है और फिर कहा जाता है कि तो हमें ऊपर बताना पड़ेगा। वो वहाँ पे जी। चीज़ खत्म हो जाती है। वो ऊपर क्या बताया, किसको बताया, ये सब। हम्म। कोर्ट केस में लास्ट में ये बात ज़रूर आती कि वहाँ पर आई थिंक अष्टधातु बोला है कुछ इसी तरह का, कोई भगवान की मूर्ति देखी गई वहाँ पे। अब यही इस चीज़ को फ़िल्म बार-बार एस्टेब्लिश करती कि वहाँ पर मंदिर था, कभी कहा जाता है वहाँ पर एक मंदिर था 11वीं सदी का, 10वीं सदी का। फिर ये भी आता है कि वहाँ पे मानसिंह के जो पोते थे जय सिंह वहाँ उनका महल था या उनकी हवेली थी, जिससे शाहजहाँ ने ले लिया था। मतलब वहाँ ताजमहल नहीं था, तो यह एक चीज़ तो ये आती है इस फ़िल्म में कि वो जगह जो है वो मंदिर की थी, पूजा स्थल था, उसको हटाकर ताजमहल बना गया। दूसरी एक बात उसी फ़िल्म में बार-बार ये भी होती कि नहीं ताजमहल तो पहले से था। हाँ। उसका हाँ, उसको जो है क्या बोलना चाहिए जिसको रेनोवेशन कराया गया, रेनोवेट कराया गया। फिर वो कहीं गुम्बद की बहस है, गुम्बद के ऊपर कलश है और ये तो बहुत सारी तकनीकी चीज़ें, कई किताबों के रेफरेंसेस इस फ़िल्म में आते हैं।
क्योंकि परेश रावल का जब ये वीडियो वायरल होता है, तो फिर अदालत में चले जाते हैं, फिर वो खुलकर लड़ाई लड़ते हैं, कि अब हम अदालत में जाएँगे और अदालत से कहेंगे कि भाई डीएनए टेस्ट कराया जाए और ये सारा जो फिर उसमें बहुत सारे लोगों को दोषी बताते हैं वो लोग कि भाई जी, जिन्होंने इतिहास लिखा है वो लोग गलत हैं, वामपंथियों की क्लास लगाते हैं। फिर उसके अलावा जो टेक्स्ट बुक जो बच्चों को पढ़ाई जाती है, तो वो किस आधार पर लिखी जाती है, उसके अब उसकी अफ़सर को बुलाया जाता है। तो तमाम लोगों को कटघरे में खड़ा करते हैं कि हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया और वो बार-बार इस चीज़ को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि भाई ताजमहल अव्वल तो जैसा अभी दिखता है, तो ये पहले से था, शाहजहाँ ने नहीं बनवाया, हाँ, पहले से था और दूसरी चीज़ अगर ये पहले से नहीं भी था तो उस जगह पर एक मंदिर था और उसको तेजो महालय जो है, वो नाम मैंने बहुत शॉर्ट में बताया तो बहुत सारा तकनीकी मामला भी है, डॉक्यूमेंटेशन जैसी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। लास्ट में इसमें अदालत भी अपना मतलब एक कन्क्लूज़न तक तो पहुँच रही है जब दोनों पार्टी होगी, तो अदालत फैसला जो होता है, उसको सुरक्षित रख लेती है, वो बताती नहीं है। तो यहाँ पर आकर जो है, तो कुल मिला के आपके सामने वो एक बहस जिसको कि हम व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया में तमाम जगहों पर इतने बरसों में देखते रहे हैं। जी, कुछ किताबों के रेफरेंसेस के साथ में कुछ मुगल काल के राइटर्स के और कुछ उस दौर में जो यात्री विदेशी यात्री आए थे जिन्होंने अपना यात्रा वर्णन, यात्रा वृत्तांत लिखे, उनके हवाले देती रहती इधर-उधर से। और फिर 1-2 लोगों को ऐसे लोगों को पेश करने की लास्ट में कोशिश है कि भई वो जो घटना दिखाई गई है, कि हाँ, ताजमहल के नीचे काम चल रहा था तो कौन गवाह थे उसके? अच्छा, तो एक आध व्यक्ति को लाया जाता है, वो उसकी एक और व्यक्ति जो अमेरिकी होता है, उसकी बेटी को थोड़ा दिखाया गया मतलब ये सारा कुछ। तो फ़िल्म फाइनली कन्क्लूड कुछ नहीं करती है, पर ये जो सारी बातें हैं उनको जमा करके एक जगह पर इकट्ठा कर देती है। तो जी, जब आपको लोगों को देखने वालों को एक भ्रम की ही स्थिति में रखना है, तो फिर इस फ़िल्म का उद्देश्य क्या माना जाए? या तो आप उसको जब प्रॉपरली तक कन्क्लूड करें कि ये हम मानते हैं। एक चीज़ और जब बोलूँगा बस, एक चीज़ और। हाँ, 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 जब ये फ़िल्म की कहानी खत्म होती है तो जी, निर्देशक ने खबरों की कुछ कटिंग्स बताई हैं, मतलब कुछ खबरें अच्छा, बताई हैं कि अच्छा, भाई ताजमहल के तेजो महालय होने के दावे पर जो है कब-कब जो है वो अदालतों में अलग-अलग अदालतों में हाँ, स्थानीय हाँ, से लेके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक का भी शायद ज़िक्र है। जी, केस किए गए इस बारे में याचिकाएँ दायर हाँ, की गई। जी। मैंने देखा वो जितनी सारी खबरें हैं वो सब 2015 और उसके आगे की। तो मैं ये भाई आप पुराना लेके आते यार आप अगर तो हाँ, कहीं न कहीं लगता है और फ़िल्म में परेश रावल खुद ही एक जगह कहते हैं यार कि जब भी हम इस तरह की बात उठाते हैं, तो लोग कहते हैं कि एजेंडा है, ये है, वो है। हुँ, फ़िल्म फ़िल्म आने से पहले जो स्थिति थी, जो बहस कह हाँ, लीजिए या जो भी कह लीजिए, वातावरण मतलब ताजमहल को लेके जो भी बातें हवा में हैं, वो सब एक जगह पर रख देती। फ़िल्म आपको कोई नई दिशा में नहीं ले जाती है। ये ख़ास बात तो भ्रमात्मक स्थिति तो बनाकर रखनी है तभी जो है। लोग बिल्कुल, हैं बिल्कुल। जिनका कुछ खास एजेंडा है वो चलता रहेगा। एक खास हाँ, धर्म विशेष को खतरे में बताना ताकि एक पार्टी विशेष बनी बिल्कुल। रहे। तो यही स्थिति है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। तो मुझे लगा कि ठीक है मैं तो सिर्फ़ जिज्ञासा के लिए देखी कि भाई आप बना क्या रहे हैं? तो मैंने वही देखा भाई आप जो बना रहे हैं तो कन्क्लूज़न जो है वो कहीं पर उसमें नहीं है। जिस हाँ, स्थिति में हम पहले थे उसी स्थिति में हैं। कुछ नाम वग़ैरह आपने उसमें दे दिए। अब या तो ये है कि हम भी उन किताबों को खंगालें जिनकी बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल। मिलेंगी, नहीं मिलेंगी तो वो उसी जगह पे ले जाकर आपको खड़ा रखती हैं, कुछ नया अलग से नहीं देती हैं। जी, तो ये है। मैं चाहूँगा कि आप भी देखें तो हम इस पर फिर और डेफ़िनिटली, बात कर सकेंगे। वैसे ठीक है डेफ़िनिटली। देखिए, सिनेमा के लिए तो हमेशा ये अच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देखें। तो जैसे मैंने कहा बिल्कुल। कि इस फ़िल्म का कलेक्शन फ्राइडे से ज़्यादा सैटरडे को है, सैटरडे से ज़्यादा जो है वो संडे को है। आज के संडे को। कलेक्शन देखेंगे कितने होते हैं। फ़िल्म का बजट मैं देख रहा था शायद 22-24 करोड़ रुपए है और टोटल हाँ, लैंडिंग कॉस्ट शायद 30 करोड़ रुपए के आस-पास है। अगर फ़िल्म निकाल भी लेती तो बड़ी बात है। और हाँ। परेश रावल के लिए तो वाक़ई बहुत बड़ी बात होगी कि उनकी पूरी फ़िल्म उन्हीं के कंधों पर है। तो ये है और आप देखिएगा तब हम इस पे बात करेंगे। डेफ़िनिटली मैं देखूँगा जी, एक डेफ़िनिटली देखूँगा। हाँ, कल का दिन जो था एक चीज़ और मैं बात करना चाहूँगा, कल का दिन जो था शाहरुख खान का बर्थडे था। तो जी, पूरा मीडिया और तमाम जगह खबरें उनकी भरी हुई थी। लेकिन एक चीज़ कल सोशल मीडिया में एक बार थोड़ी-सी फिर से वो बहस चल पड़ी कि जी। शाहरुख खान बड़े स्टार हैं या प्रभास बड़े स्टार हैं।
हाँ क्योंकि पिछले दिनों जब स्पिरिट का वो जो वॉइस टीजर आया था, जिसमें जी। प्रभास की आवाज सुनाई देती है, स्पिरिट, हाँ संदीप हाँ वांगा रेड्डी ने उसको रिलीज किया था। तो उसमें जब प्रभास का नाम आया था तो लिखा गया था कि इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार। अब इस हाँ। बात को लेकर काफी बमचक मचा था, एकदम सोशल मीडिया में दोनों के फैंस भिड़े हुए थे। तो इसका जी जवाब जो है कहीं ना कहीं सिद्धार्थ आनंद, जो शाहरुख की अगली फिल्म किंग डायरेक्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने कल उस पे लिखा कि हैप्पी बर्थडे इंडियाज किंग। तो उन्होंने लिखा था कि इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार, और उन्होंने लिखा कि हैप्पी बर्थडे इंडियाज किंग। तो ये एक अलग तरह की मुझे लगता है ये दौड़ दिखाई दे रही है कि भाई कौन किसको बड़ा, काम से नहीं, नाम से कौन बड़ा है, कौन सुपरस्टार और कौन किंग है। ये कैसे देखते अब हैं आप? अब देखिए, इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि ये बात जो है वो शाहरुख खान की मार्केट स्ट्रैटेजी के बारे में भी बताती है और शाहरुख खान के बड़प्पन को भी बताती है। शाहरुख खान का बड़प्पन हम्म। हमने पिछले दिनों उस घटना से भी जाना जब उन्होंने द बैट्स ऑफ बॉलीवुड में एक खास इंसिडेंट दिखाया, जिसके बाद उन पर एक खास मुकदमा भी हुआ है। तो हमें पता चल रहा है हम्म। कि शाहरुख खान कितनी जल्दी बातों को दिल पर लेते हैं और कितनी जल्दी वो अपनी ज़िंदगी में हाँ, आगे बढ़ते हैं और कैसे मूव ऑन होते हैं और उनके मन में क्या कुछ चला करता है। तो कहीं न कहीं एक ऐसी रेस में तो शाहरुख खान भी हैं खुद, जिस रेस के बारे बिल्कुल। में कहा जाता है कि एक ऐसी रैट रेस जिसमें आपको हमेशा साबित करना है कि आप सबसे आगे हैं। तो कहीं न कहीं शाहरुख खान भी उससे अछूते नहीं है, वरना वो इस टर्मिनोलॉजी से बचे जा सकते थे। देखिए, अगर लोग आपको स्टार कहते हैं, सुपरस्टार कहते हैं, किंग कहते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप खुद को ये कहने लगते हैं कि आई एम द बेस्ट, तो आप समझ लीजिए कि फिर बेस्ट कौन है और वेस्ट कौन है। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि शाहरुख खान ने एक बार फिर से अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के ज़रिए लोगों तक ये मैसेज फिर से पहुँचाने की कोशिश की है कि मैं ऊपर हूँ, मैं आगे हूँ। तो ये बताता है उनका बड़प्पन है शाहरुख खान का, कि किस तरीके से वो चीज़ों को लेते हैं और कितना आगे बढ़ना वो जानते हैं। और एक और ख़ास बात कल जो मैं देख रहा था कि वो जो सो कॉल्ड दर्शन देते हैं मन्नत से, तो ऐसा भी कहा गया कि हम्म। दर्शन नहीं दिए उन्होंने क्योंकि वो ट्रैफ़िक को लेकर हाँ। इश्यूज़ थे, तमाम चीज़ें थी। तो अब हम्म। देखिए ना, ये जो इंडस्ट्री है वो किस तरह के पिलर्स पे खड़ी हुई है वो तो हमको दिख ही रहा है। ठीक बात है। अब वही है कि पहले होता था कि काम आगे और नाम पीछे, काम आता था फिर नाम आता था। अब जी, जी, नाम जी। इतना बड़ा कर दो कि लोगों को ये लगे अच्छा नाम इतना बड़ा है तो चलो काम भी दिखाते हैं। काम बड़ा ही होगा और काम अगर गलत दिख भी रहा है तो वो द जो गलत दिख रहा है वो शायद हमें गलत दिख रहा है, पर है वो सही। हाँ, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल हो सकता है ऐसा भी। ठीक चीज़ है। एक और इसी तरह का मामला है यशराज फ़िल्म्स की, जो फ़िल्म इस साल 25 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली थी, जिसकी बड़ी चर्चा थी। जी। जो उनका स्पाई यूनिवर्स है, उसमें आलिया भट्ट और शर्वरी बाग की फ़िल्म थी अल्फ़ा। अब हाँ। खबर आ रही है कि उस फ़िल्म को अब वीएफएक्स, क्योंकि उसमें उस पर बहुत सारा काम होना अभी बाकी है, और जिस तरह से पिछली फ़िल्म जो थी टाइगर 3 के बाद में भी जो वार 2 जिस तरह का जो बॉक्स ऑफिस नतीजा आया, तो उसके हाँ। बाद में थोड़ा-सा प्रोड्यूसर्स ने तय किया कि भाई कमर की पेटी बाँध के बैठेंगे। मतलब तो कमर की पेटी उन्होंने कस ली है इस फ़िल्म के लिए, अल्फ़ा के लिए, कि इसमें कम से कम अच्छा एक्सपीरियंस हो, तो रिलीज़ डेट जो है वो आगे बढ़ा दी गई है। तो हमारे जो दर्शक जो है स्पाई यूनिवर्स की फ़िल्म अल्फ़ा का इंतज़ार कर रहे थे कि इस साल 25 दिसंबर पर उनको ये देखने का मौका मिलेगा, तो वो आगे बढ़ गई। कहीं न कहीं घबराहट भी बताता है जो प्रोड्यूसर हैं, और आलिया भट्ट के लिए तो मुझे लगता है ये थोड़ा-सा शॉकिंग होगा, क्योंकि वो दुनिया भर में जब घूम रही थी तो उन्होंने कहा था कि 25 दिसंबर का इंतज़ार कर रही हूँ, और बड़ी फ़िल्म, मेरी पहली एक्शन फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है। तो जिगरा को भूल गई थी वहाँ पे, तो वो भुला देना चाहती हैं, लेकिन अब अच्छा कुछ हो तो इसके लिए उनको अगले साल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये भी एक खबर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल, ये साल तो देखिए बॉलीवुड के लिए कैसा रहा है बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इस बिल्कुल। साल मतलब एजेंडाज़ चले हैं, मैं कहूँगा फ़िल्में नहीं चली, एजेंडाज़ चले हैं। जी। चाहे अवार्ड फंक्शन हो वहाँ पर भी एजेंडा चला है, बॉक्स ऑफिस पर भी एजेंडा चला है और जो बॉलीवुड का झंडा है वो बुरी तरह हिला हुआ है साउथ के द्वारा। हिला हुआ, हाँ, बिल्कुल। वैसे इस बार जो फ्राइडे को जो बाहुबली, जो उसके 2 पार्ट एक करके रिलीज़ किए गए थे, बाहुबली द एपिक, साउथ में तो भी थोड़ा बहुत ठीक है, उसका वीकेंड कलेक्शन जो है 24 करोड़ रुपए के आसपास आ रहा है। लेकिन हिंदी में उसकी हालत बड़ी खराब है, 3 करोड़ के ही आसपास जो है 3 दिन का कलेक्शन है। तो हिंदी के दर्शकों ने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया, 3 से 4 करोड़ का है। तो इसका मतलब है बाहुबली देखने के लिए लोग नहीं जा रहे हैं, ये तो है।
और हाँ, ऐसे में क्योंकि अगर लोगों को पता था हाँ, नया कुछ है नहीं उसमें। नया कुछ है नहीं उसमें, वही चीज है। तो थोड़ा सा बॉलीवुड राहत की सांस ले सकता है, चलो कम से कम री रिलीज में नहीं चली, नहीं तो ये एक बड़ी समस्या हो जाती कि वो फिल्म री रिलीज में भी चल गई है। ठीक बात है। चलिए उज्जवल जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारे बिल्कुल। दर्शक भी हमारे साथ काफी जुड़े हुए थे और वो भी प्रॉपर पार्टिसिपेट कर रहे थे, जी, बातें कर रहे थे। तो सभी को धन्यवाद देता हूँ, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जी, एंजॉय कीजिए फैमिली के साथ में, और छुट्टी जी, पर हैं आप, लेकिन कम जुड़ते हैं दर्शकों के लिए अपने। मुलाकात होती है फिर नेक्स्ट बिल्कुल जी। लाइव में। थैंक यू, नमस्कार थैंक यू, जी। थैंक यू।